नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खनम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। नीतीश फिर संभालेंगे बिहार की कमान, रविवार को लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ। बहुमत साबित करने से पहले ही मांझी का इस्तीफा। कॉर्पोरेट जासूसी में नया पर्दाफाश, बजट लीक होने की आशंका। दिल्ली पुलिस का दावा, बरामद दस्तावेजों में कोयला और ऊर्जा मंत्रालय भी शामिल। बजट सत्र के दौरान भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस देगी धरना, राहुल गांधी होंगे शामिल। अन्ना हजारे को साथ आने का न्योता। कोस्ट गार्ड के डीआईजी लोशाली के खिलाफ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश, जवाब से संतुष्ट नहीं सरकार। पाकिस्तानी नाव में आग लगाने का किया था दावा। और स्वाइन फ्लू से 24 घंटे में 40 और मौतें, आंकड़ा बढ़कर हुआ 743। देश भर में 12,000 पीड़ित, राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा मामले। शुरुआत पहली खबर के साथ। नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। रविवार को उनका शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश को सरकार बनाने का न्योता दिया है। बीजेपी ने कहा कि मांझी को समर्थन देने के फैसले पर उसे कोई अफसोस नहीं। शुक्रवार को सबकी नजरें बिहार विधानसभा पर लगी थी, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र राजभवन बन गया। जीतन राम मांझी ने विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांझी ने आरोप लगाया कि उनके समर्थक विधायकों को धमकियां मिल रही थी। उसको भी इस बात का एहसास है कि विधानसभा में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है, मारपीट हो सकता है। इसके चलते वो लोग भी आशंकित रहे और इन सब बातों के बाद हम लोग दिमाग में यही लगा, एक ही उपाय है कि हम अपना इस्तीफा दे दें। मांझी के समर्थन के लिए व्हीप जारी करने वाली बीजेपी मुख्यमंत्री के इस कदम से हैरान रह गई। अब बीजेपी का दावा है कि इस घटनाक्रम ने नीतीश कुमार का असली चेहरा सामने ला दिया है। केवल एक महादलित को जिस प्रकार से पहले महिमा मंडित किया गया और फिर अपमानित किया गया, उस अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग एक महादलित के बगल में खड़े थे। शह और मात के खेल में भारी पड़ने के बाद नीतीश कुमार भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकारा और इस्तीफा देने के लिए जनता से माफी मांगी। सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मिले। नीतीश रविवार को शपथ लेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम लोगों के दावे को स्वीकार किया और सरकार बनाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। आपकी जानकारी के लिए 22 फरवरी रविवार को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस समेत दूसरे दल बिहार के घटनाक्रम से बीजेपी को सबक सीखने की नसीहत दे रहे हैं। आज के बिहार प्रकरण का जो बड़ा संदेश है वो यही है कि असंवैधानिक उठापटक और षड्यंत्र के तहत अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश करती है या अपने विरोधियों के साथ बर्ताव करती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए। खैर जो भी हुआ स्वागत है, मिलजुल करके काम करिए, बीजेपी को हराने में लगे। बिहार में सियासी संकट 7 फरवरी से शुरू हुआ था। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया, तो उधर मुख्यमंत्री मांझी ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। बगावत करने वाले मांझी और उनके समर्थक मंत्रियों को जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया। बहुमत का दावा करने वाले नीतीश कुमार ने राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति के सामने तक विधायकों की परेड कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए देखते हैं कि इस नए घटनाक्रम का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। दूसरे लोगों से एक तरह से गालियां हमको दी जाने लगी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये जो महादलित के लोग हैं, ये लोग आक्रमण्य होता है, ये सुशासन नहीं चला सकता, विकास का काम नहीं कर सकता। इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी ने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जिसे कदम कदम पर प्रताड़ित किया गया, लेकिन ये भी साफ हो गया कि जीतन राम मांझी ने एक एक कदम बीजेपी की सलाह से उठाया।
जो बीजेपी जीतन राम मांझी और नीतीश के झगड़े को जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक झगड़ा बताती रही, वो जीतन राम मांझी को महादलितों का मसीहा बताकर खुलकर उनके समर्थन में आ गई। अब ये बिल्कुल साफ है कि जीतन राम मांझी या बीजेपी को ये गलतफहमी कतई नहीं थी कि वो विधानसभा में विश्वास मत जीत पाएंगे, बल्कि ये पटकथा 6 महीने बाद नई सरकार की दावेदारी के लिए लिखी गई है। आज नीतीश कुमार जी के पास महादलित समाज का वोट नहीं है। कहते हैं ना, कृष्ण है लेकिन कृष्ण की सेना नहीं है। तो वो अगर ये सोच रहे हैं कि वो पूरी जो सेना है, जिस वोट पर वो इतराते थे, वो वोट आज उनके खिलाफ हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम जीतन राम मांझी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि महादलित समाज को उन्होंने बनाया तो फिर हटाया क्यों? हटाने में क्यों? उनके सारे वही मंत्री थे जो नीतीश कुमार जी ने नाम दिए। उनके मंत्री उनका बात नहीं सुनते थे, महादलित कह के अपमान करते थे। तो बीजेपी साथ रही, हम न्याय के साथ खड़े हैं और उस समाज के साथ भी खड़े हैं। बिहार की राजनीति में महादलित वर्ग पैदा कर नीतीश कुमार ने नए सामाजिक समीकरण पैदा किए थे। आज उन्हीं पर आरोप है कि वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने महादलित को अपमानित किया है। हालांकि नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी की ये रणनीति बैकफायर करेगी। अनावश्यक जातीय कार्ड खेलने से कोई फायदा नहीं होता है। ये महादलित शब्द का इजाद भी मेरा ही किया हुआ है और हम समाज के सभी तबकों के प्रति कमिटेड है। बीजेपी बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर कामयाबी का स्वाद चख चुकी है, लेकिन नीतीश, लालू और कांग्रेस के साथ आने पर बीजेपी की लड़ाई मुश्किल बन रही थी। ऐसे में बीजेपी को एक नए वोट बैंक की तलाश थी। जीतन राम मांझी को महादलितों का मसीहा बनाना बीजेपी की उसी रणनीति का हिस्सा है। बिहार में हुआ पूरा राजनीतिक ड्रामा अभी तक बीजेपी की लिखी पटकथा के अनुसार ही सामने आया है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि मांझी का साथ देने से उसके साथ महादलित आ जाएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में ऐसे सामाजिक समीकरण बनेंगे जिससे पार्टी को फायदा होना तय है। कैमरामैन सुधांशु भूषण के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जी, तो फिलहाल आपने श्याम सुंदर की रिपोर्ट देखी, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस पूरा जो पॉलिटिकल ड्रामा है, ये पूरा सियासी जो नाटक चला, उससे किसको क्या फायदा नुकसान हुआ। चलिए बात कर लेते हैं केसी त्यागी जी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से जेडीयू के। स्वागत है आपका त्यागी जी। सबसे पहले ये बताइए कि कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या आखिर हासिल हुआ जेडीयू को, लौट के वापस घर को आ गए, क्या खोया क्या पाया? नहीं, खोने पाने का तो पता नवंबर के महीने में लगेगा जब चुनाव होंगे, लेकिन अपने विरोधी दलों को तोड़ करके और सत्ता का मजा लूटने का जो भाजपा का ख्वाब था वो आज ध्वस्त हो गया। इन्होंने पिछले कई महीने से ये दिल्ली से स्क्रिप्ट तैयार की थी जनता दल को तोड़ने की। जितना इनको आशा थी, उम्मीद थी, उतना दल टूट नहीं पाया। सिर्फ 11 ही एमएलए टूट पाए और हम 11 दिन से ही राष्ट्रपति के यहाँ, गवर्नर के यहाँ गुहार लगाते रहे कि उनका बहुमत नहीं है, उनका बहुमत नहीं है। और कल शाम जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि हम श्री जीतन राम मांझी के साथ रहेंगे, तो उनका जो गेम था, उनकी जो स्क्रिप्ट थी, वो एक्सपोज होगी। और ये नीतीश कुमार जी से जो रंजिश है वो एनडीए के समय की है, जब उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का विरोध किया था। तो उसी स्क्रिप्ट पर भारतीय जनता पार्टी की बिहार शाखा चल रही है। कितना फायदा कितना नुकसान ये चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन मैडम, हम किसको अपना मुख्यमंत्री रखेंगे और किसको हटाएंगे, हमारे जेडीयू का फैसला है। इन्होंने कल्याण सिंह जी को हटाया, हमने कोई विरोध नहीं किया। इन्होंने केशुभाई पटेल को हटाया, ये इनका आंतरिक मामला है। इन्होंने उमा भारती को हटा के फिर दोबारा नहीं बनाया, ये इनका आंतरिक मामला है। तो हम किसको हटाते हैं, किसको रखते हैं, ये अधिकार तो जेडीयू का है। बात ठीक है आपकी, आपका अधिकार है, लेकिन आप बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन हैं और सियासत की दुनिया में बहुत दिनों से रहे हैं। आपको भी पता है कि ये जो पूरी जो कवायद है, ये आज के लिए विधायक गिनने, जोड़ने, तोड़ने, सरकार बनाने, बिगाड़ने की नहीं है, बल्कि 5 महीने बाद जो कुछ होने जा रहा है, अगले 5 साल के लिए जो तय होनी है बात, उसके लिए है। मैं आपसे जानना चाहती थी वो ये कि इस पूरे सियासी ड्रामे में जेडीयू आखिर कहां खड़ी है। हम जानते हैं नीतीश कुमार ने पैर पीछे खींचा,
जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, अब वापस नीतीश कुमार आ गए, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जनता भूल जाए जो इस दौरान हुआ है। क्या जनता भूल जाएगी? नहीं, इसका फैसला तो ठीक कहा आपने, नवंबर में होगा। लेकिन जो गठबंधन है हमारा आरजेडी का, कांग्रेस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, उसका एक इम्तिहान 3 महीने पहले हुआ था, जब 10 विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। उसमें 10 में से 6 सीटों पर हम चुनाव जीते थे। तो हमें लगता है कि हमारा गठबंधन जो है जमीन पर है, और उस गठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस के एजेंडे के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि चुनाव में उनको पराजित करने में कामयाब होंगे। जहां तक महादलित वाली कॉन्स्टिट्यूंसी का बात है, आपने सुनाया नीतीश कुमार जी को, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के इंजीनियर पायलट नीतीश कुमार जी हैं। 1 दर्जन से ज्यादा किस्म की योजनाएं हमने चलाई, लेकिन मुझे ताज्जुब उस पार्टी पर है जो पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ विकास के नारे को लेकर के चुनाव लड़ रही थी और कामयाब भी हुई जी। वो अब जात पात पे चली आई है। नहीं, बात लिहाजा इनको जात पात पे रहने दो, हम बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। लेकिन क्या त्यागी जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जीतन राम मांझी, जिनका कि इससे पहले कि वो मुख्यमंत्री बनाए गए, बहुत सारे लोग उनका नाम भी नहीं जानते थे। आपको इस बात का रियलाइजेशन है, क्या वाकई इस बात का पछतावा हो रहा है कि आपने एक इंसान को दलितों का इतना बड़ा नेता बना दिया, या मैं कहूं कि निर्विवादित तरीके से महादलितों का सबसे बड़ा नेता बिहार में आपने बना दिया, और अब वो आपकी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, अब पूरी संभावना इस बात की है कि वो बीजेपी में चले जाएंगे? देखिए, महादलित श्री जीतन राम मांझी, मुशर्र नेता श्री जीतन राम मांझी के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है, आज भी, हटने के बाद भी। लेकिन विश्वासघाती, पीठ में छुरा घोंपने वाले उस नेता के लिए हमारे मन में कोई स्नेह नहीं है। हमारी टीम का कैप्टन दूसरी टीम के कैप्टन से मिलेगा तो हम खेलेंगे कैसे? चुनाव का वक्त था और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के पार्टी की जो जड़ों थी उसी में मट्ठा लगाने का काम कर रहे थे। वो 4 दिन पहले आरएसएस की तारीफ कर रहे थे, जिसको हमारा मानना है कि जो समाज में विभाजन का काम कर रहे हैं। वो श्री नरेंद्र मोदी की स्तुति वंदना में लगे हुए थे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि पिछले 9 महीने में बंटवारे के अलावा कोई राजनीति देश के अंदर नहीं हुई है, विकास का सारा काम ठप है। जो व्यापार उद्योग के अध्यक्ष मिस्टर पारिक, उन्होंने कहा 9 महीने में विकास का कोई काम नहीं हुआ। समय कम है, मेरे पास आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, उसको रोक लगाने, समय कम है, आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में। आप कह रहे हैं कि आपके मन में उनके लिए सम्मान है, लेकिन विश्वासघात भी उन्होंने किया है। क्या आप ये समझते हैं कि एक व्यक्ति के चले जाने से, एक नेता के चले जाने से, क्या जो पूरा वोट है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग जिसका जिक्र किया खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इसे मैंने इजाद किया, क्या आपको नहीं लगता कि उस एक इंसान के चले जाने से जो अब सिंबलाइज हो रहा है महादलित वोट के साथ, आपका वोट भी चला जाएगा? बहुत संक्षेप में। नहीं, उसके नेता मैं मांझी नहीं मानता, उसके नेता नीतीश कुमार हैं। ये शब्द पहली बार नीतीश कुमार की किताब से निकला है। इन वर्गों का जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, जो सोशल एम्पावरमेंट है, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, वो श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी नीतीश कुमार जी की नर्श की हुई है। उनको एक अच्छे इंसान के रूप में हम लेकर के आए थे, और हमें पछतावा है कि हमने गलत आदमी पर दाव लगाया, हमें उनके परखने में गलती हुई। चलिए, 2 पछतावे हो गए हैं। पहला पछतावा ये कि इस्तीफा क्यों दिया, इसके लिए नीतीश कुमार जी माफी मांग चुके हैं बिहार के लोगों से। दूसरा पछतावा ये कि गलत आदमी चुना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब देखते हैं कि गलतियों को माफ करती है जनता या नहीं 5 महीने बाद। बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बजट सत्र में पेश होगा नागरिकता कानून संशोधन विधेयक। पीआईओ और ओसीआई कार्ड होंगे एक। हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिलाकर के एक बना देंगे। देखिए देश देशांतर, नागरिकता कानून में संशोधन, आज रात 8:30 बजे। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी मामले में नया पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बजट के कुछ अंशों के लीक होने की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने अदालत को बताया कि कोयला और ऊर्जा मंत्रालय में भी जासूसी की जा रही थी और इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में शुक्रवार को 2 और गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 23 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि 3 अन्य को 2 हफ्तों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। चंद व्यक्ति इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को नाजायज तरीके से चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद वो उनको फॉर मनी सर्टन इंडिविजुअल्स को दिया करते थे। अब वो सर्टन इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी हैं और वो सर्टन इंडिविजुअल कई ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हैं। आरोपियों की पेशी से पहले उन्हें शास्त्री भवन स्थित पेट्रोलियम मंत्रालय ले जाया गया और सीन ऑफ क्राइम दोहराकर पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 लोग पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी हैं, जबकि 2 अन्य गिरफ्तार लोग पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी निजी कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। Independent inquiry is going on. Let it complete fast. Everything will come out. उधर जानकारों का मानना है कि कई निजी कंपनियां जानकारियां हासिल करने के लिए बिचौलियों की मदद लेती रही हैं। बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में नहीं है, सारे गवर्नमेंट में हो रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, उन्होंने कुछ लोअर लेवल ऑफिसर्स को पकड़ा, वो कर रहे हैं। वो तो ठीक है, उनके ऊपर कुछ असर तो पड़ेगा, कुछ डर लगेगी, लेकिन लीकेजेस फ्रॉम अबव वो भी चेक करना पड़ता है। पुलिस ने अदालत को बताया कि कोयला और ऊर्जा मंत्रालय से भी गोपनीय दस्तावेज चोरी छिपे हासिल किए जा रहे थे और इन्हें निजी कंपनियों और कंसल्टेंसी फर्म को बेचा जा रहा था। विशाल दैया के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। कॉर्पोरेट जासूसी के मामले पर राजनीतिक दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग की है। जासूसी के इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मोर्चा खुल गया लगता है। क्या इस पूरे के पूरे मामले को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा या नहीं गठन किया जाएगा? रिलायंस के जिस बड़े अफसर ने इस बारे में अनुमति दी है उसकी गिरफ्तारी हो, उसको पकड़ा जाए। निश्चित तौर पर यह बहुत ही चिंताजनक बात है, लेकिन सच भी है। भारत के सरकारी मंत्रालयों में इस प्रकार से दलाली का काम हो रहा है गुप्तचरी के माध्यम से, और ऐसे गुप्तचरी में बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत रुचि होती है। कांग्रेस ये जानती थी, खुद वीरप्पा मोइली ने भी कहा था जब वो मंत्रालय में थे कि पेपर्स लीक हो रहे हैं। उसके बावजूद कांग्रेस इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही थी। मगर इस सरकार की त्वरितता को देखिए, किस प्रकार से सरकार ने सर्विलेंस माउंट किया, किस प्रकार से सीसीटीवी कैमरा लगाया और किस प्रकार से जो लोग इतने वर्षों से पेपर लीक कर रहे थे वो उस ट्रैप में फंसे और आज सलाखों के पीछे है। कोस्ट गार्ड ने डीआईजी बीके लोशाली की माफी को खारिज करते हुए उनके खिलाफ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। लोशाली ने पोरबंदर के नजदीक पाकिस्तानी नाव को उड़ाने से जुड़ा विवादित बयान दिया था, जबकि रक्षा मंत्रालय का इस मामले पर बयान अलग था। सरकार के इस रुख के बाद से ही लोशाली के खिलाफ कार्रवाई की आशंका जाहिर की जा रही थी। दरअसल लोशाली ने कहा था कि 31 दिसंबर की रात उनके आदेश पर ही नाव को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में धरना देंगे। बजट सत्र के दौरान 25 फरवरी को कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होने को कहा है। राहुल गांधी से एक दिन पहले समाजसेवी अन्ना हजारे भी अध्यादेश के खिलाफ जंतर मंतर पर ही 24 फरवरी को धरने पर बैठने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अन्ना हजारे को अपने धरने में शामिल होने का न्योता दिया है। अन्ना हजारे एक निजी संगठन एकता परिषद के बैनर तले हरियाणा के पलवल से जंतर मंतर पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 24 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगी और इस दौरान संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से जो अध्यादेश अब तक लाए गए हैं उन पर विरोध करने का उनका फैसला कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पिछले साल 2 जून को भेजी चिट्ठी की याद भी दिलाई। इसमें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2013 को लागू करने की बात कही गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के बंटवारे के 8 महीने के बाद भी सरकार ने राज्य के लोगों से किया गया अपना वादा पूरा नहीं किया है। कांग्रेस ने बजट में राज्य के लिए विशेष सहायता मुहैया करने की मांग भी की है।
कोयला ब्लॉक्स के पहले दौर की नीलामी से अब तक सरकार को करीब 84,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि नीलामी से आए 83,662 करोड़ रुपए में से ज्यादातर गरीब राज्यों को मिलेंगे। ओडिशा को 607 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 39,900 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र को 18,900 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। कोयला सचिव ने यह भी बताया कि 25 फरवरी से दूसरे चरण के लिए कोयला ब्लॉक्स की नीलामी शुरू हो जाएगी, जो 2 अप्रैल तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के पिछड़ेपन के लिए संपर्क सुविधाओं की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने परिवहन सेवाओं में सुधार का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने आज अरुणाचल के नाहरलागुन से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दी। इसमें एक एसी ट्रेन है, सीधी दिल्ली के लिए है। ये नरेंद्र मोदी ने नाहरलागुन और असम के हारमती के बीच 22 किलोमीटर लंबी जो लाइन है उसको भी देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने बिजली वितरण परियोजना की भी आधारशिला रखी और इसके बाद उन्होंने झारखंड में भी हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन का उद्घाटन किया। आज अरुणाचल को गति भी मिल रही है। आज अरुणाचल को ऊर्जा का भी आरंभ हो रहा है और गति और ऊर्जा के बिना प्रगति संभव नहीं होती है। नागरिकता कानून संशोधन अध्यादेश की जगह लेने के लिए नागरिकता कानून संशोधन विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। ये संशोधन पीआईओ यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड को एक करने से जुड़ा हुआ है। इन दोनों कार्ड्स के विलय के लिए प्रवासी भारतीय दिवस से पहले नागरिकता कानून 1955 में संशोधन का अध्यादेश जारी किया गया था। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों के सामने पीआईओ और ओसीआई कार्ड को एक करने की घोषणा की थी। मोदी ने पीआईओ कार्डधारी लोगों को जीवन भर के लिए भारतीय वीजा देने का भी वादा किया था। नए कानून से ऐसे लोगों को स्थानीय पुलिस के सामने पेश होने से भी छूट मिल सकेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बांग्लादेश यात्रा से भारत के साथ जो लंबित मुद्दे हैं उनके हल में तेजी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अपनी पहली यात्रा पर ढाका पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि भूमि सीमा समझौते पर उन्हें अब कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने तीस्ता नदी जल बंटवारे के मसले को भी सुलझाने का भरोसा दिया। इन दोनों मुद्दों पर पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये की वजह से अमल नहीं हो पा रहा था। ममता बनर्जी शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात करेंगी। स्वाइन फ्लू से पिछले 24 घंटे में 40 और लोगों की मौत हो गई है। अब तक इस बीमारी से 743 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि करीब 12,000 लोग बीमारी से पीड़ित हैं। स्वाइन फ्लू के कहर ने जम्मू कश्मीर में आज 2 लोगों की जान ले ली, जिससे राज्य में मौत का आंकड़ा 4 पर पहुंच गया है। पंजाब में अब तक 29 जबकि हरियाणा में 20 लोगों की मौत हुई है। स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा 191 मौतें राजस्थान में हुई हैं। वहीं गुजरात में अब तक 176 लोग इस बीमारी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से अब तक 83 लोग जान गंवा चुके हैं। तेलंगाना में 46, मध्य प्रदेश में 81 लोगों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 24 नए मामले सामने आए हैं, जबकि काफी लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आज हुई एक मौत से मरने वालों की तादाद 3 पहुंच गई। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि इसमें जागरूक होने की जरूरत है। यदि किसी को लंबे समय तक खांसी है तो उसको टेस्टिंग करानी चाहिए, बुखार है तो टेस्टिंग करानी चाहिए, लेकिन हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो सारे पूरे पुख्ता हैं। क्रिकेट विश्व कप मैचों के प्रसारण अधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दूरदर्शन को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दूरदर्शन को विश्व कप मैचों का प्रसारण जारी रखने की मंजूरी दे दी। साथ ही अदालत ने कहा कि दूरदर्शन विश्व कप क्रिकेट के लाइव फीड निजी केबल ऑपरेटर्स के साथ साझा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक का आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक प्रसार भारती की याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टार इंडिया लिमिटेड की याचिका को मंजूरी दी थी, जिसके पास विश्व कप मैचों के प्रसारण के विशेषाधिकार हैं। हाई कोर्ट ने प्रसार भारती को मैच के लाइव फीड निजी केबल ऑपरेटर्स के साथ नहीं बांटने के निर्देश दिए थे।
तो इसी के साथ अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते आप जरूर देखिए आज की कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चर्चित सूट 4 करोड़ 31 लाख में नीलाम हुआ। सूरत के कारोबारी लालजी भाई ने 3 दिन तक चली नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर ये सूट खरीदा। भारत के रक्षा बाजार में दबदबा बरकरार रखने के लिए रूस ने भारत के साथ मिलकर आधुनिक रक्षा उत्पाद बनाने की इच्छा जताई है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में हिस्सा लेने आए रूसी विनिर्माताओं ने कहा कि वे मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की निजी कंपनियों के साथ खासकर वैमानिकी क्षेत्र में भागीदारी करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए सरकार से ठोस रास्ते निकालने पर जोर दिया, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के विपक्षी दलों से हिंसा खत्म करने की अपील की है। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर इलाके में आए चक्रवाती तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तूफान से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं और कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। क्वींसलैंड में चक्रवात का सबसे ज्यादा असर रहा। न्यूजीलैंड ने विश्व कप 2015 के पूल ए के मैच में आज इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाज टीम साउदी के रिकॉर्ड 7 विकेट और ब्रैंडन मैकुलम के विश्व कप के सबसे तेज अर्धशतक की बदौलत जीत हासिल की। आज बाजार की लगातार 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। सेंसेक्स 231 अंक की गिरावट के साथ 29,231 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 62 अंक टूटकर 8,834 के स्तर पर बंद हुआ।